क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ने वाले हैं आज? मैथ। ये तो पता है, कुछ नया बोलो। मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं? 1.2 एक्सरसाइज बनाना है। 1.2 एक्सरसाइज यानी 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है, यही ना? 1.2 का सॉल्यूशन। क्या बालक बोलिए? गुणनखंडन विधि से बता। क्या बताते हैं? अच्छा, गुणनखंडन वृक्ष छूट गया था, आपको नहीं समझ में आया था। चलिए, गुणनखंडन वृक्ष बताना है यानी 1.2 एक्सरसाइज हमें बनाने से पहले किसी बच्चे का कमेंट आया कि सर फैक्टर ट्री क्या है? फैक्टर ट्री क्या है? फैक्टर ट्री के बारे में बता दीजिए सर। ठीक है बालक, फैक्टर ट्री के बारे में बता देते हैं हम आपको। ठीक, फैक्टर ट्री के बारे में बता देते हैं। चलिए, फैक्टर ट्री क्या है जान लेते हैं। फैक्टर ट्री क्या है जान लेते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फैक्टर ट्री के लिए किसका एग्जाम्पल लेते हैं? एनसीईआरटी का। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को क्या कहते हैं? गुणनखंडन वृक्ष। गुणनखंडन वृक्ष। चलो भाई, गुणनखंडन वृक्ष हेडिंग डाल लो। हेडिंग डाल लो आप लोग। फैक्टर ट्री जल्दी से फटाफट कर लो, फटाफट हेडिंग डाल लो। फैक्टर ट्री। चलो देखो तो भाई, सबसे पहले किसका प्रयोग करना था हमको बाबू लोग? फैक्टर ट्री का। अब फैक्टर ट्री क्या है? एक बच्चे का कमेंट आया कि फैक्टर ट्री क्या है, तो कहता है कि हम एक गुणनखंडन वृक्ष फैक्टर ट्री का प्रयोग करेंगे जिससे आप पूर्व परिचित हैं। पूर्व परिचित का मतलब गुणनखंडन करने आपको आता है। पूर्व परिचित का मतलब क्या कहा है? कि इन्होंने कहा कि आपको गुणनखंडन करने बहुत पहले से ही आता है, अब आपको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए एक बड़ी संख्या मान लीजिए कि 32,760 लें, इसके गुणनखंड नीचे दर्शाए अनुसार करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 32,760 लिया और इस संख्या को इन्होंने क्या किया? गुणनखंडित किया। किससे गुणनखंडित किया भाई? 2 से। और 2 से गुणनखंडित किया तो क्या वैल्यू आया? 16,380 आया। फिर 16,300 को कितने से किया? 2 से, तो कितना वैल्यू आया? 8190। अब फिर इसको कितने से किया? 2 से, तो कितना वैल्यू मिला? 4095। फिर इसको कितना से किया? 3 से, कितना वैल्यू मिला? 1365। फिर इसको कितने से किया? 3 से, क्या वैल्यू मिला? 455। फिर इसको कितने से किया? 5 से, क्या वैल्यू मिला? 91। अब फिर 91 को कितना से किया? 7 से, क्या वैल्यू मिला? 13। क्या वैल्यू मिला? 13। नहीं समझ रहे हैं? आप इसको नॉर्मली फैक्टर ट्रिक में नॉर्मली भी बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। नॉर्मलाइज आप ऐसे इसको नॉर्मली कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे नॉर्मली करेंगे आप। ध्यान से देखिए, नॉर्मली करना होगा तो आप क्या करेंगे? 32,760 लेंगे और इसको ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, 16,380 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8190 आएगा। 16,380, 8190 आएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 4095 आएगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे तो 1365 आएगा। फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 455 आएगा। फिर इसको 5 से भाग करेंगे तो 91 आएगा। फिर इसको 7 से करेंगे तो 13 आएगा। नहीं समझ में आया? आया? यानी नॉर्मली फैक्टराइजेशन है ना, यानी जो फैक्टर इधर हैं इनको एक साइड में, जो इधर आते जा रहे हैं उनको एक साइड में करते जा रहे हैं। यही आपका क्या है भाई? फैक्टर ट्री। यही आपका क्या है? फैक्टर ट्री है। क्लियर? फैक्टर ट्री। घबराने की ज़रूरत नहीं ना है गुणनखंडन वृक्ष से। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने कमेंट करा, हमने बता दिया। चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है? फैक्टर ट्री के बाद 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है। 1.2 का, आई एम सॉरी 1.2 का। चलो भाई 1.2। अच्छा, उतारना भी है? ले भाई उतार लेना, जैसे तुमको इच्छा उतार ला, कोई दिक्कत? चलो 1.2 देखो,
1.2 एक्सरसाइज हमें करने हैं। कौन सा एक्सरसाइज बनाना है भाई? 1.2 इसका सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन। 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अच्छा 1.2 एक्सरसाइज है क्या? फटाफट देखो तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, जल्दी से देख लो। ये आपके बुक हैं और इस बुक में 1.2 एक्सरसाइज देखो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चाहे फैक्टर ट्री का प्रयोग करिए, चाहे किसी भी चीज़ का प्रयोग करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 2 क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो तो भैया इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। दिख रहा है ना आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले का सॉल्यूशन देखोगे भाई। पहले का क्या करना है? सॉल्यूशन पहले का पहला कितना है भाई? 40। कितना है? 40। अच्छा 140 है, आई एम सॉरी, 140। अब इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन के रूप में 2 से काट लेंगे ना। चलो कितना बचेगा? 70। फिर 2 से काटेंगे 35। फिर कितना से? 5 से कितना बचेगा? 7। या और मैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं 140। और क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ 2 से काटेंगे 70 आएगा। फिर कितना से काटेंगे भाई? फिर कितना से काटेंगे? 2 से क्या आएगा? 35 आएगा। फिर 35 को कितना से काटेंगे? 5 से क्या आएगा भाई? 7 आएगा। क्लियर है ना? क्या आएगा? 7 आएगा। तो इसके गुणनखंडन कौन कौन से हैं? ये इधर वाला क्या है? फैक्टर है। क्या है भाई? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। यानी 140 इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 × 2 × 5 × 7 मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए उसी तरह से 156 का भी आप आसानी से कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बोलिए। 156 का कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? पहले का 156 आप कर लेंगे ना। फैक्टराइज करिए 2 से, कितना बनेगा? बोलिए। 2 से काटेंगे तो पहले तो 78 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना बचेगा? बोलिए 39। अब कितना से करेंगे? 3 से, तो 13 टाइम में। क्लियर है ना? तो इसलिए आप क्या कर सकते हो? 156 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा तो पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा आप इसका कर लेना, इसका कर लेना, इसका कर लेना। अब आप यही कहोगे वो मास्टर जी आप छोटा छोटा बता दिए, बड़ा बड़ा हम लोगों को पेंडिंग में छोड़ दिए। करना आप बुद्धि लगाना। आसान है, आसान है, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओए बालक बातें नहीं रहे, बच्चवा बात नहीं करते हैं बच्चवा। देखो अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला सॉल्यूशन देखो भाई। दूसरे का पहला क्या है? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। तो पहले तो HCF और LCM ज्ञात करना। पहले क्या ज्ञात करना? HCF और LCM। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या है? 26 है। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 13, इसका मतलब 2 का पावर 1, 30 का पावर 1। और फिर 91 है ना, तो 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे 17 × 30। यानी अब देखो तो सबसे पहले LCM क्या होता है भाई? तो अब हमने आपको बताया था ना कि LCM अगर आपको निकालने हैं तो आप LCM के लिए क्या करते हो? यानी कॉमन फैक्टराइजेशन नहीं चूज करते हो। सबसे बड़ा चीज़ क्या करते हो? सबसे बड़ा फैक्टर चूज करते हो। सबसे बड़ा फैक्टर, तो क्या सबसे बड़ा फैक्टर होगा बताओ? हाँ सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या है? 13 है। इनका LCM हो जाएगा। अब HCF में आप क्या करते हो? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, 7 है, 13 है, 13 है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 13। तो HCF भी 13 होगा। अरे LCM अरे तो LCM बताओ क्या होगा, HCF क्या होगा? पढ़े हो ना, बताओ क्या होगा? क्यों भरमा रहे हो बच्चे? हो भरमाने की ज़रूरत
नहीं है, एलसीएम क्या है, एलसीएम इसमें मान लो सबसे पहले क्या करोगे, 2 करोगे, 7 करोगे और 13 करोगे, तो 2 × 7 × 13, अब कितना हो जाएगा 182, ये तो एलसीएम होगा, ऐसे ना होगा। यानी जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर मिलते हैं उनको हम उठाकर गुणा करते हैं, कॉमन वाले को ड्रॉप करते हैं, एक ले लेते हैं उसमें से। अब एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ के लिए आपको क्या पढ़ाया गया था, यानी जो सबसे कॉमन हो, सबसे छोटा होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए और छोटा संख्या होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कॉमन 13 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, आप ध्यान से देखोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अब पूछा क्या जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही ना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 है इंटू 91 है, एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। यानी अब इसमें इससे गुणा करो, इसमें इससे गुणा करो, कितना आएगा बाबू, यानी जल्दी से देखिए, 13 दूना का 26 कर 6, 13 बटे 104 और 2, बोलिए 106 10 और 13 एकम 13 10 23, 2366। इधर भी गुणा करोगे तो कितना होगा 2366, यानी 2366 इक्वल टू 2366 है। तो जांच कीजिए कि क्या ये है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना के बराबर है। पहला के लिए सही हो गया, दूसरा के लिए आपको करना पड़ेगा। चलो दूसरा को हम दूसरे पेज में देख लें, जल्दी से यहाँ कर लें बाबू। चलो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ा जाए। दूसरा क्या है आप बताओगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और कितना है भाई, और 92 है, 510 और 92 है। तो 510 और 92 का फैक्टराइजेशन निकालो, जल्दी से निकालो। यानी सबसे पहले 510 का फैक्टर करोगे, 510 का फैक्टर, तो चलो 510 का फैक्टराइजेशन करोगे, कितना आएगा भाई जल्दी से बता दो। हाँ क्या आएगा, 2 × 3 × 5 × 2 × 3 × 5 × 17, यानी सबका पावर 1 मान लें, कोई दिक्कत। चलिए 92 का फैक्टराइजेशन करोगे, कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 23, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 2 का पावर 2 × 23। क्लियर है ना। अच्छा तो एलसीएम क्या होता है, अब आपको पढ़ाया गया था ना एलसीएम, तो कॉमन जो है उसको ड्रॉप करो, इसमें से 2 का पावर 2, अब इसमें से 3, इसमें से 5, इसमें से 17, इसमें से 23, यानी सबको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा भाई जल्दी से एलसीएम बता दो कितना होगा। हाँ 23,460, 23,460 हो जाएगा, हाँ 23,460। अच्छा एचसीएफ क्या होगा आप बता दो जल्दी से। एचसीएफ जो लोवेस्ट कॉमन होता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है, तो 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई 2, सबसे कम घात वाली संख्या, यही ना पढ़ाया गया था। देख लो भाई पढ़ाया गया है आपको, आप पीछे पढ़े हुए हो, क्या पढ़े हो, ये एलसीएम अधिकतम घात वाली संख्या। एचसीएफ यहाँ देखोगे, एचसीएफ किधर गया भाई, एचसीएफ, और आगे बढ़ो। हाँ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे कम घात वाली उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चलो भाई अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ हो गया एचसीएफ। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था भाई, क्या पूछा जा रहा था कि जांच करना है। क्या जांच करना है भाई, जांच करनी है, क्या जांच करनी है आपको कि दो संख्याओं, अब देखना भाई दो संख्याओं क्या है, 510, 92 का गुणनफल हो गया, इक्वल टू एलसीएम गुणे
HCF, यही ना जांच करना है। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो 510 गुणे 92 इक्वल टू LCM कितना निकाले हो 2, और HCF कितना निकाले हो 23,460। 2 से गुणा करोगे 0, 12 2 8 1 9 6 4 46,920। इधर भी गुणा करोगे तो कितना होगा 46,920। जांच सही है कि नहीं है? सही है, कोई दिक्कत? इतना हो जाएगा। तो अब देखो ना बालक, इसमें क्या बचा? तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेना। तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेना, कर लोगे? पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, तो वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो। वीडियो पॉज करो और नोट करो जल्दी से। हो गया? चलो जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो बाबू। ऐ बालक, तो अब हम लोगों ने देखा कि अभी हमने क्या कौन सा क्वेश्चन किया हम लोगों ने? 2 सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? थर्ड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ, उसके बाद वाह, ख़त्म हो गया ना? बंद करें? अरे सर जी, अभी तीसरा आपने बनाया नहीं और ख़त्म कैसे करेंगे? देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखो। क्या कह रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM। वाह, क्या बात है! अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो पहला क्या है? 12 15 और क्या है भाई? 21। तो 12 का फैक्टराइजेशन कर मेरे भाई, 2 × 2 × 3। इसका मतलब क्या हो गया? 2 का पावर 2 × 3 का पावर लगाना ज़रूरी है। 15 का क्या करेंगे? 3 × 5। इसका मतलब 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1। अगला क्या है? 21। इसका मतलब 3 × 7। इसका मतलब 3 का पावर 1 × 7 का पावर 1। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई? इसका LCM। पहले LCM देखो, A कॉमन नहीं है, अलग, इन सबको लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, LCM, ओ आई एम सॉरी, LCM, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा? तो 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1 × 7 का पावर 1। तो 4 3 जा 12 और यानी 420 हो गया। क्लियर? चलो, अब अगला हमें क्या करना है भाई? HCF लिखना है। तो HCF में क्या लिखेंगे? कॉमन, स्मॉलेस्ट कॉमन होना चाहिए। तो 3 का पावर 1 इक्वल टू 3। आंसर नहीं समझे? समझ गया? आपको तो बखूबी समझाया है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? गाँव वाले बता दो, अगला क्वेश्चन क्या है? 17 23 29। ओ माय गॉड, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो LCM सीधा निकालो। LCM इक्वल टू 17 गुणे 23 गुणे 29 पॉसिबल है, जो आएगा लिख लेना। और HCF क्या होगा भाई? कोई कॉमन नहीं है तो 1, कोई कॉमन नहीं है तो 1। बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो अब आगे बढ़ें। अब ये बना लेना यार, ये 8 9 25 का बहुत आसान है, बन जाएगा ना? चलो उतार लिया, आगे बढ़ें। चलो भाई वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? वाह, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बड़ा प्यारा सा है यार, बहुत प्यारा सा 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि HCF 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। तो आप क्या जानते हैं भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
यानी कितना 306 इंटू 657 इक्वल टू एच, सुनो भाई, एच सी एफ किसका 306 कमा 657 गुणे एल सी एम 306 इंटू 657 हो गया। और क्या ज्ञात करना है हमको? इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना दिया है 9। तो अब हमें निकालना है एल सी एम 306 और 657 657 हो गया। चलो अब ई ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधे क्या करेंगे? 306 गुणे 657 अपॉन एच सी एफ 306 और 657। अब देखो 306 गुणे 657 करेंगे और अपॉन कितना लिखेंगे? 9। एच सी एफ का मान कितना दिया? 9। गुणा भाग कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, जितना से जो जैसे कटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर बॉक्स में आंसर हो जाएगा। वाह क्या बात है कंप्यूटर महोदय, बताइए 22 33 8 22,338। आंसर देख के बोल रहे हैं क्या? बनाए हैं, अच्छी बात है, बनाए हैं तो अच्छी बात है। अगर आंसर देख के बोल रहे हैं तो फिर आप विद्वान हैं सर। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अगला बहुत प्यारा सा, इतना प्यारा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस क्वेश्चन का प्यार मार डालेगा यार, इस क्वेश्चन का प्यार जान ले लेगा, दिल का बुकनी बुकनी दिल को कर देगा। इस क्वेश्चन की चाहत इतनी बढ़ गई है दिलों में कि अब दिल के अरमा आंसुओं में बहने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। अप्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या यानी n का मान क्या है? प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन की चाहत बहुत दिलों में तगड़ी है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? यही ना प्राकृत संख्या है। अब कह रहा है कि संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो भैया अब इसका हम क्या करें? 6 का पावर 1 इक्वल टू 6 और 6 का पावर 2 इक्वल टू 36 और 6 का पावर n के जगह पे 3 रखेंगे तो 108 और 6 का पावर अगर 4 करे तो मेरे भैया इसमें से गुणा कर लो जल्दी से 4 से, कितना होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 642 632 कितना होगा? अरे 6 से गुणा करोगे 8 के 48 कर 8 4 6 0 0 4 648। अब देखो ना, क्या कभी मतलब 0 पे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ये लॉजिक तो लगाने नहीं है, ये हमने आपको समझाया, लॉजिक लगाना नहीं है। मान लो कि हाँ 0 पर समाप्त होता है। अगर 0 पर समाप्त होगा तो इसका एक गुणनखंडन 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन यहाँ 6 का गुणनखंडन क्या है? 2, 3 है। तो अभाज्य गुणनखंडन कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन एक अद्वितीय होता है, इसके क्रम में कोई दूसरी संख्या नहीं आ। तो हमने माना क्या 5 आ सकती है, 4 आ सकती है, लेकिन ये पॉसिबल अतः कभी 0 पर समाप्त ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो लिख दें वो भी आंसर। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने आपको समझाया कि कभी 0 पर समाप्त
नहीं होगी। अब उस आंसर को भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए, आपको वो वाला आंसर लिखना है। तो क्या लिखना है भाई, सबसे पहले यदि संभव हो तो माना कि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सॉल्यूशन में देखना भाई, यदि माना कि यदि संभव हो, चाहे संभव हो, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि अंक, यानी ऐसे कर लो, अंक पहले ना लिखकर लिखो संख्या 6 का पावर n अंक हो गया ना 0 पर समाप्त होगी। समाप्त कहाँ होगी भाई, 0 पर समाप्त हो सकता है, हो सकता है। ये मान लिया भाई, कोई दिक्कत। जहाँ एक और बात कर सकते हैं यहाँ, जहाँ अब n क्या है, बिलोंग्स टू n है, और n क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। समझ गए। चलो अब एक बात करते हैं। अतः 6 का पावर n, 6 का पावर n, 6 का पावर n 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, 5 से पूर्णतः, 5 4 कुछ भी मान लो, पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है, कोई संख्या, तो 5 से कट सकती है ना, आसानी से कट सकती है, आसानी से कट सकती है। समझ में आ रहा है। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, सब 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से कट सकती है, कट सकती है कि नहीं कट सकती है, कोई दिक्कत, 5 से विभाजित होगा। क्लियर। लेकिन एक बात और है भाई, लेकिन ध्यान से देखना, अर्थात ये भी अब इसमें लिख सकते हैं, अर्थात 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। क्लियर है ना। लेकिन बात देखना मेरे भाई, बात क्या देखना, बात देखना, लेकिन हम बात करते हैं कि 6 के पावर n का गुणनखंडन क्या है भाई, 2 गुणे 3 है ना। 6 के पावर n का गुणनखंडन अगर हमने बात करा 6 का पावर 1 लिया तो 6 आया, इसका गुणनखंडन क्या हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है ना। तो अब एक और बात पता चला कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बाबू, अद्वितीय होता है। कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो या तो ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है तो नीचे वाला पॉसिबल, यही ना हो सकता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं नीचे, क्या लिख लेते हैं कि चूंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, चूंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है। क्या जानते हैं, अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है। क्या होता है बाबू, अद्वितीय, यानी UNIQUE होता है। अतः 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं होगा। इसका कोई भी गुणनखंडन 5 नहीं होगा। जब 5 नहीं होगा, इसलिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। नीचे दिख रहा है ना, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब समझ गया। तो अभी आंसर पॉसिबल। और इधर से तो हमने आपको समझा ही दिया है भाई कि अगर प्रकृत संख्या की बात कर रही है तो यह कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रकृत संख्या यानी 0 कब होगा, 0 कब होगा। तो 0 के लिए अब अलग टर्म है, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है भाई, प्रकृत संख्या दे रखी है, उस पर पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आई।
चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो भाई, वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से जल्दी से। हो गए बालक, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला कंसेप्ट क्या है देखिए। आई अगला क्वेश्चन क्या गए हो, ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्याख्या कीजिए। वाह, क्वेश्चन क्या प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बन गया है। व्याख्या कीजिए, करना है व्याख्या। क्या करना है? कि ये दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है भाई, क्यों? समझ में आ रहा है ना? एक्सप्लेन दिस नंबर्स आज कंपोजिट नंबर, व्हाई व्हाई व्हाई, क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। चलो व्याख्या करते हैं, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट, लॉजिक लगाएंगे, एक ट्रिक देंगे और फटाफट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। पहले हमें सॉल्यूशन करना है। चल मेरे भाई, एकदम फोड़ डालना है, क्वेश्चन फोड़ डालना है, क्वेश्चन को फोड़ देना है। पहले क्या, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें से 13 कॉमन ले लो, 7 गुणे 11 प्लस 13, अब 13 गुणे 11 7 77 प्लस 13, अब 13 जोड़ दोगे तो 13 गुणे 77 में 13 जोड़ोगे 90 हो जाएगा ना। अब 9 13 जीरा में 0 13 नवा जल्दी बताओ, 177 कितना होगा? 13 नवा कितना होता है यार? हाँ, ये बात सही हो रहा है ना? तो 13 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। कितना होगा बताओ जल्दी से, जोड़ो, जोड़ने भी नहीं आता तुम लोगों को, पहले जोड़ लो। 7 3 10, 7 1 8 1 9, अब 13 में 9 से गुणा करोगे तो 1170। अच्छा, 1170 का गुणनखंडन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो 1170 का गुणनखंडन हो सकता है, हो सकता है पक्का। अच्छा, एक काम करते हैं ना, गलती नहीं बना है यार, बार बार यही कर रहे हैं ना, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। देखो 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचना चाहिए था? 1 बचना चाहिए था। क्या बचना चाहिए था? 1। और इधर हमारा कितना होना चाहिए? 78। ओए होए, क्या बात है, हमने गलत बनाया, गलती पलती कर रहे हैं ना। चलो, ओ मास्टर जी, आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। 78, अब 70 13 वट है, 104 कर 4 10, 13 7 91 10 101। नहीं समझ में आया? गुणा आया? अच्छा, 104 का फैक्टराइजेशन निकालो, बताओ जल्दी से लिखेंगे कि को अभाज्य गुणनखंड 104 लिखेंगे, इससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या व्यक्त कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई बोलो? यानी 114 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। नहीं यार, वो तो उधर वाला उतार दिए हम। व्यक्त कर सकते हैं ना। अतः ये हम लिख देते हैं 10 104। हो गया ना। ये क्या हो रहा है यार? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। थोड़ा टाइम का अभाव इसलिए जल्दी कर रहे हैं यार। चलो, ये अभाज्य, इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या को नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इसलिए भाज्य संख्या है। उसी तरह से अगला देख लो भाई, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5। 1 से गुणा करने से कोई फर्क? अच्छा, 1 होगा ना। हाँ, अब आप लोग होश में आ गए हैं। 7 6 42, 4 3 12, दुना के 24। देखो 5 42 गुणे 24। अब देखो 24 दुना का 48, 8 4 और 24 चौका बताओ जल्दी से 96।
यही नहीं होता है। और 96 अचार 100 हो गया, और +1 कहाँ 25 होगा, कहाँ 25 होगा, हो गया। तो यहाँ हमको लिख देना चाहिए था, हाँ +1 लिख देना, +1। अब हो गया, अब जोड़ लो। तो 5 इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 से गुणा करो, 5 9 45 कर 5 0 4 0 5, इतना हो जाएगा। ये भाज्य संख्या, इसे क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणन खंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर, भाज्य संख्या है, अभाज्य कहाँ है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। क्या यार तू लोग भी ना ये बातें बोल के दिल को दुखित कर देते हो। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो तो किसी खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट, रवि को 18 मिनट। सबका एलसीएम निकाल दो। हाँ HW हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में हम लोग, अगले क्लास में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्लियर है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।